हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राकेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित के पेपर कोड 800BX को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अगर पूरे सेट को हल कर लेते हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को, तो आपको बोर्ड परीक्षा में 80 से 85 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आप लोग को स्टूडेंट अच्छा नंबर लाना है, आप लोग चाहते हो कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाएँ, लोग अच्छे नंबर लाते हैं, अपने माता पिता का, अपने ज़िला जवार का नाम रोशन करते हैं, तो आप लोग भी कुछ ऐसा काम करिए, मेहनत करिए कि ताकि आप लोग भी अपने माता पिता का नाम, अपने ज़िला जवार का नाम रोशन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ तभी संभव है जब आप लोग मेहनत से पढ़ाई करोगे। आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे फला स्टूडेंट, फला ज़िले का फला स्टूडेंट टॉप किया, तो ये सारा चीज़ संभव तब होता है जब बढ़िया से तैयारी किया होता है स्टूडेंट। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। तो एक बात आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको आपके पेपर में सबसे पहले 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक विकल्प के होते हैं, उसके बाद आपको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहले मैं आपको विकल्प वाला पूरा हल करके बता दूंगा, उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न आपको समझाऊँगा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है tan थीटा इज इक्वल्स 3/4 और tan थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब आधार का मान ज्ञात है, इसका मतलब हमारे लिए एक त्रिभुज का मान दे रखा है, जिसमें से हमें लंब और आधार का मान दे रखा है। तो मैं इसको अगर लंब मान लेता हूँ तो लंब हमारा 3 सेंटीमीटर और आधार हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अगर मैं कर्ण का मान निकाल लूँ तो हमारा cos थीटा का मान निकल जाएगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे। तो त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में मैं अगर मान रख देता हूँ तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार आपका 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौके 16। तो k स्क्वायर इज इक्वल 16 और 9 आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा और 25 का वर्गमूल आपका 5 निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसका मान आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको स्टूडेंट cos थीटा का मान निकालना है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करके cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो हमको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है और उसके बाद सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल्स आधार आपका 4 सेंटीमीटर है और कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 4/5। तो 4/5 हमारा ए वाला ऑप्शन में दिया गया है, इसका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग प्रायिकता का क्वेश्चन अगर आपको हल करना है तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना है कि प्रायिकता इज इक्वल्स होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर पासे को जब फेंका जाता है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब पासे को फेंका जाता है तो आपको पता है कि पासे में कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब ये हमारा कुल परिणाम हो गया। तो कुल परिणाम हमारा कितना हो गया, कुल परिणाम इज इक्वल्स हमारा 6 हो गया। और अनुकूल परिणाम यहाँ पर क्या हुआ, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, कितने सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो इसमें कितने सम संख्या हैं, यहाँ पर हमारा जो सम संख्या वही हमारा जो है अनुकूल परिणाम बन जाएगा। तो सम संख्या हमारा जो है 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। तो हमारा जो है 6 अनुकूल परिणाम, 3 अनुकूल परिणाम बना, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 हमारा अनुकूल परिणाम बन गया। तो अब हमको प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता का हम लोग फार्मूला जानते हैं, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे आपका कुल परिणाम होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं,
इस मान को इसमें रख लेते हैं। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम आपका 6 है। काटेंगे 3 दूना 6 यानी 1/2 आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है, यहाँ से आप लोग इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए इसका माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से आप लोग को समझना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए बारंबारता के कुल नंबर्स को जोड़ना होता है। तो बारंबारता का अगर कुल नंबर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर 8 7 15 15 30 10 40 पर 45 यानी n बराबर हमारा 45 आ जाएगा। और 45 हमारा जो विषम संख्या है, तो विषम के लिए मध्य का वर्ग निकालना होता है। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए विषम के लिए फार्मूला होता है n/2 + 1 होता है। तो n का मान आपका 45 आया है। तो यहाँ पर हम लोग 45 रख लेते हैं। तो 45 उसके बाद प्लस का 1/2, 45 एक 46 हो जाएगा, 46/2 काट देंगे तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर 23वां पद हमारा जो है मध्यिका का वर्ग होगा। अब 23 हमारा किस में मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ किस वाले कॉलम में 23 हमारा मिल जाएगा। देखिए 0 से 10 के बीच में 23 तो मिलेगा नहीं, 10 से 20 के बीच में भी नहीं मिलेगा, 20 से 30 के बीच में हमारा मिल जाएगा। तो ये 15 संख्या वाला कॉलम हमारा जो है मध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन से उसमें कॉलम में मिलेगा। तो हमारा 20 से 30 इसी कॉलम में मिल रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है मध्यिका वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं, माध्यक वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा है निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग जो अधिकतम संख्या होता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें अधिकतम संख्या कौन सा है, यहाँ पर आप लोग इसको देख के ही बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस कॉलम में आप देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या जो है वही हमारा जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो 11 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, आपका 11 जो है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग हमारा कौन सा होगा, उसके ऊपर का सबसे वही कॉलम वाला हो जाएगा। तो 11 के सबसे ऊपर कौन सा है, 10 से 15। तो 10 से 15 हमारा जो है यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 10 से 15 हमारा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोग समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता का कुछ नियम होता है। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता, ये दोनों मिलाकर के एक होता है। तो घटना घटित होने की प्रायिकता ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही आपका नहीं हो सकता है। प्रायिकता का आंसर आपका एक से अधिक नहीं हो सकता है और माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, माइनस में कोई संख्या है तो ये प्रायिकता का आंसर नहीं हो सकता है। ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता है। एक बात आप लोग सुन लीजिए, प्रायिकता का आंसर एक से अधिक और माइनस में नहीं हो सकता है। तो ये बात दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर माइनस में यही वाला नहीं हो सकता है, इसका हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। इसमें पूछ रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 - 10 स्क्वायर ए का मान 1/10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए का मान आपको फाइंड आउट करना है, यानी बताना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है 3 cot a = आपका 4 दिया गया है। तो यहाँ पर cot a = अगर मैं निकालूंगा तो 4/3 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये इधर गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए cot a का मान 4/3 होता है, तो इसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो ये हमारा tan का मान हो जाएगा। तो tan ये बराबर हमारा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है और tan का उल्टा cot होता है। अब इस मान को हम लोग इसमें रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर और बटे में आपका 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16 बटा माँ यहाँ पर 1 + 3 × 3 = 9 और यहाँ पर भी आपका 4 × 4 = 16 हो जाएगा।
अब यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ बटा 1 करके। तो यह हमारा लासा 16 हो जाएगा। फिर 16 माइनस का 9 हो जाएगा और बट्टे में नीचे आपका यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर 9 रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर वही चीज़ आपका हो जाएगा 16 प्लस का 9 बटा में आपका 16 हो जाएगा। 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और बटे 16 9 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बटे 25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 7 बटे 25 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो 7 बटा 25 हमारा ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हल होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, cos 60 अंश का मान बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। ये आप चार्ट देख करके पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको अगर याद रहेगा तो कोई भी मान आपको पूछ लेगा, आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चार्ट आप लोग आशा करते हैं याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। इसमें करा 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पूरे में से cot स्क्वायर थीटा कॉमन कर लूँ, ठीक है, तो हमारा अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए गुणा करिएगा फिर ये आपका यही चीज़ आ जाएगा कट करके फिर, है ना। उसके बाद बटे में पूरे का आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद इसका फार्मूला बन जाएगा tan स्क्वायर 1 + tan, हाँ tan स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। यह जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और बटे में आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ये है, यहाँ पर आपका लिख देना है ऐसे। यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका सिर्फ बचा cot स्क्वायर थीटा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब cot स्क्वायर थीटा हमारा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने शॉर्ट में हल करके आपको बता दिया है, बाकी इसको आप विस्तृत रूप से भी हल किया जा सकता है। आप चाहें तो उसको हल कर सकते हैं विस्तृत रूप में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि एलसीएम 35 और 63 का 315 है तो आपको HCF बताना है। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लासा गुणे मासा, यानी कि HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM ये आपका फार्मूला होता है। अब इसमें मान को रखना है, तो पहली संख्या आपका 35 और दूसरी संख्या आपका 63 हो जाएगा। बराबर में HCF आपका जो है निकालना है, LCM आपका दे रखा है। तो यहाँ पर HCF मैं लिख लेता हूँ और LCM हमारा 315 दे रखा है, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसको इधर मैं भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा 35 गुणे 63 बटे में आपका 315 बराबर में आपका HCF लिखा है, तो HCF लिख दीजिए। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करके चेक करिए, तो यहाँ से आप 7 × 5 = 35 काटिएगा, यहाँ पे आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7 आ जाएगा। और फिर ये कटेगा 7 से, तो यहाँ पर आपका 63 आ जाएगा। तो 63 से 63 कट गया, यहाँ पर आपका बचा सिर्फ 7। तो यानी कि HCF = आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर आपका बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कहा गया है। संख्याओं 12, 15 और 21 का LCM बताना है। तो यहाँ पर इसका LCM आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जैसे 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12। और उसके बाद मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद 21 को मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणे 7, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको पता है कि किसी संख्या का अगर LCM निकालना होता है तो पूरी संख्या को एक साथ गुणा करके लिखना होता है। लेकिन जो संख्या आपका
रिपीट हुआ है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हुआ है तो इसको एक ही बार लिखना है। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो इन सब का गुणा करने पर मेरे प्यारे बच्चों 420 आएगा और 420 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका गुणनफल आपका बताना है। तो हम लोग इसका गुणनफल चेक कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। √2 गुणे में 2 माइनस √2 यही आपका दिया गया है। इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2√2 और उसके बाद में फिर इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें हमारा अगर हम कॉमन कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसे रहने दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ तो अंदर हमारा जो है √2 माइनस कॉमन बचेगा। अब इसमें अगर मैं देखूँ मेरे प्यारे बच्चों, या चाहे इसको देखूँ या फिर चाहे इसको देखूँ, तो इसमें हमारा परमेय और अपरमेय दोनों संख्या शामिल है। तो इसका मतलब इसका और इसका गुणा करने पर क्या आएगा? अपरमेय संख्या आएगा, एक परमेय संख्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगर परमेय के साथ अपरमेय लिखा है तो वो पूरा का पूरा अपरमेय माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अर्थात कहने का मतलब हमारा है कि किसी भी रूट वाले संख्या के साथ कोई भी पूर्णांक संख्या लिखा है, यानी कोई भी परमेय संख्या लिखा है तो वो पूरा का पूरा अपरमेय माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, यानी कि किसी भी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या का गुणा किया जाए तो वो भी आपका पूरा जो है अपरमेय ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा अपरमेय है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अपरमेय है तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर बिंदुओं को मैं लिख लेता हूँ। एक है 2,3 और एक है हमारा मेरे प्यारे बच्चों 4,1। ठीक है, मैं इसको ए बिंदु मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पहले फार्मूला में सेट कर लेता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये इसका सूत्र होता है। और यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। अब इस मान को उठा करके मैं इस फार्मूले में रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मान रखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, x2 का मान आपका 4 है, माइनस x1 का मान आपका 2 है, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 का मान आपका 1 है माइनस, और y1 का मान आपका मेरे प्यारे बच्चों 3 है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो d इज इक्वल्स, अब आपका 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा आपका माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 4 8, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन 2√2 जो है सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में करा है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया, और इसके बाहर कोई एक बिंदु P है और यहाँ से इसको मिलाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा PQ हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये बिंदु O हो गया और ये हमारा Q हो गया, PQ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, OQ का मान हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मान 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं इसमें। तो आपको पता है त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं और इधर से स्क्वायर हटा देंगे, रूट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण इज इक्वल्स लंब आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस आधार आपका 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे
55 25 और उसके बाद 12 बरहिम 144। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 आ जाएगा। 5 4 9 और उसके बाद 4 2 6। ठीक, और 1 तो यहाँ पर 13 तरहिम 169, 13 का वर्गमूल ये हो जाएगा हमारा। और 13 हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 13 हमारा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में डी ई लंब बी सी है और यदि ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा डी बी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बी सी की मान आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको हल करके बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग इस मान को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय जानते हैं। आपको पता है थेल्स प्रमेय क्या होता है। संगत भुजाओं का अनुपात आमने सामने की भुजाओं के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटे बी डी या डी बी एक ही बात है। ए डी बटे बी डी यानी कि इतना बटे इतना बराबर क्या होगा, इधर वही चीज़ हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ये आपका बन जाएगा यहाँ पर थेल्स प्रमेय के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान को रख लेते हैं। ए डी का मान आपका जो है देखिए यहाँ 3 दिया है तो 3 बटे, और बी डी का मान आपका मेरे प्यारे बच्चों 1 कहाँ गया, बी डी का मान आपका 3 दिया। बी डी का मान या डी बी या बी डी एक ही बात है। इसका मान 1.5 दिया गया है तो यहाँ पर 1.5 रख लिया बराबर ए ई बटे ई सी। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा और इसको काट भी सकते हैं। 15 दूना 30 यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसका हम लोग तिरछा गुणा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ए ई इज इक्वल्स इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 ई सी आ जाएगा। ठीक है, अब इतना मान हमारा निकल गया है। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुनः हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहीं पर लगा लेते हैं। ए ओ बटे ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों बी ई बटे बी सी, बी ई बटे बी सी। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए डी बटे ए बी होगा, यहाँ पर डी रहेगा, ओ नहीं रहेगा। यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया है बराबर में। और यही चीज़ इधर भी हो जाएगा। इधर हमारा जैसे क्या हुआ ए डी बटे ए बी, तो वही ए ई बटे इधर आपका हो जाएगा ए ई बटे और आपका ई सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ई बटे बी सी होगा, डी ई बटे बी सी। यानी कि एक बार फिर से समझिएगा, ए डी देखिए ए डी बटे ए बी बराबर और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ई बटे डी, यहाँ यानी कि ये डी ई बटे बी सी, ये वाला फार्मूला हमने लगाया है। अब इसमें हम लोग मान पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद रखते हैं। यहाँ पर मैं अगर ए बी का मान निकालना चाहूँ तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए ए बी हमारा पूरा ये है, तो मैं ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ। ए डी प्लस का बी डी लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर ए डी का मान आपका 3 है और बी डी का डी बी का मान आपका 1.5 है। तो यहाँ पर 3 प्लस 1.5 जोड़ेंगे तो आपका 4.5 हो जाएगा। अब इस मान को हम लोग रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो फार्मूला निकल के आया है इस फार्मूले में। तो ए डी का मान 3 है और ए बी का मान 4.5 आया है बराबर में। उसके बाद डी ई का मान आपका डी ई का मान भी आपका दे रखा है, डी ई का मान आपका 4 दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ई का मान 4 यानी ये मान आपका दे रखा है। तो यहाँ पर 4 बटे आपका बी सी निकालना है, तो बी सी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 3 बटा 30 बटा 45 हो जाएगा बराबर 4 बटा बी सी हो जाएगा। यहाँ पर इसको काटेंगे 15 दूना 30 यानी कि 2 आएगा और 15 या 45 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 2 बटा 3 बराबर 4 बटा बी सी हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लेते हैं अगर हम लोग इसका, तो ये आ जाएगा 2 बी सी बराबर में 3 गुणे 4। तो बी सी बराबर यहाँ पर 3 गुणे 4 बटे में 2 इधर आएगा, बट्टा में हो जाएगा 2 दूना 4 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 आएगा, तो 6 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 6 हमारा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के
एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल बहुत आसान होता है। यहाँ पर हम लोग एक त्रिज्यखंड बना लेते हैं, इसका कोण 60 अंश है मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम लोग मान को रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इस फार्मूले में मान रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थीटा का मान आपका 60 अंश है, यानी कोण आपका थीटा बराबर 60 अंश दिया, आर बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर आप रखेंगे मान 60 थीटा का मान आपका 60 है, तो 60/360 और गुणे में पाई और आर का मान 6 गुणे 6 यानी 36। 6 का स्क्वायर वही बात हुआ, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36 यानी 6 कट जाएगा, और 6 से 1 6 कट जाएगा, तो आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, यानी दो घन है, उसको सटा कर रख दिया जाता है। तो मान लिया जाए कि वो आपका घनाभ बन जाता है। ऐसे मान लीजिए है, इसको सटा के रखा गया, तो यहाँ पर ये घनाभ बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे इस तरह से बन जाता है। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर थी। अब इसका यहाँ पर आपको पता है कि लेंथ बढ़ जाएगी, लंबाई आपकी बढ़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लंबाई आपका पहले 10 था, अब ये आपका 20 हो जाएगा। तो लंबाई आपका L बराबर यानी लेंथ बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बाकी उसके बाद ब्रॉड यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऊंचाई भी आपका 10 सेंटीमीटर रहेगा, बस खाली लंबाई आपका बढ़ गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, ये फार्मूला होता है इसका। इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं। तो 2 × L का मान आपका 20 है, और B का मान आपका 10 है, प्लस 10 गुणे H का मान आपका ये भी 10 है, प्लस H का मान 10 गुणे L का मान लंबाई आपका 20 है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 × 20 × 200 प्लस 10 × 100 प्लस 20 × 200, यानी सब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 500, और 500 का गुणा करेंगे तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा किस ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है, यहाँ पर हमारा 16 डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको शून्यक बताने हैं। तो आइए हम लोग शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। शून्यक का मतलब होता है x का मान। तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले समीकरण लिख लेते हैं। 6x² - 3 - 7x, इसको हम लोग पहले सिस्टम से लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। 6x² - 7x - 3 = 0। इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुणनखंड करते वक्त बाएं पदों का गुणा और उसको जोड़ घटा के बनाइए कि बीच वाले टर्म के बराबर आए। तो 6 × 3 = 18 आएगा। अब 18 का हमको ऐसे सेट करना है कि गुणा करने पर 18 है, जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 3 = 18, 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा, और गुणा करेंगे 9 और 2 का तो आपका 18 आ जाएगा। करेक्ट हो गया गुणनखंड आपका। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा गुणनखंड, 6x² - 9x प्लस 2x, और -3 है तो 3 = 0 लिख लिया गया। यहाँ से कॉमन लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
3 कामन लिया जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा और माइनस का 1 मिनट यहाँ पर 3x² कामन लिया 3x कामन लिया जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद यहाँ पर आपका केवल 3 बचेगा और यहाँ पर प्लस 2 कामन नहीं लेंगे, प्लस 1 कामन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंदर 2x माइनस 3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x + 1 हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0 लगा लेते हैं। फिर 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर आपका -1/3 हो जाएगा, यानी x का मान आपका -1/3 आ गया। एक मान आपका ये हो गया और दूसरा मान 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2, यानी x का एक मान आपका ये आ जाएगा 3/2। तो माइनस का 1/3 और 3/2 ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, माइनस का 1/3 और 3/2, यहाँ पर 3/2 1/3, यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपका 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 और माइनस का 1/3 इसी में दिया गया, बाकी और इसमें मान चेंज किया गया है अलग अलग। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आप लोग इसको पूरा का पूरा देख सकते हो ऐसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18 में देखते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें कहा गया रैखिक समीकरण युग्म में इतना बराबर इतना के हलों की संख्या होगी, कौन सा हल होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करके और बता देते हैं कि कौन सा हल होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। 4/3x प्लस का 2y बराबर में 8 है तो 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/3x प्लस का 2y, इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब उसके बाद दूसरा आपका दिया है 2x प्लस का 3y बराबर में 12 है, 12 लिख लेते हैं। 2x प्लस का 3y, इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारा व्यापक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर ये हमारा व्यापक समीकरण है। ठीक है, तो इसकी तुलना हम लोग पहले समीकरण से इससे करेंगे और इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मान को निकालते हैं। तो a1 बराबर हमारा 4/3 हो जाएगा और b1 बराबर हमारा, यहाँ से हम लोग देखते हैं b1 बराबर हमारा 2 आ जाएगा, और उसके बाद c1 बराबर हमारा यहाँ से माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से a2 बराबर निकाल लेते हैं, दूसरे समीकरण से a2 बराबर 2 आ जाएगा और b2 बराबर यहाँ से देखेंगे 3 आ जाएगा, और c2 बराबर यहाँ से हमारा माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा मान निकाल लिया है। अब मान हम लोग हल करते हैं, तो a1/a2 निकालेंगे। तो a1 का मान आपका 4/3 और बटा में आपका 2 है तो 2 लिख लेते हैं। फिर इसके नीचे बटा 1 करेंगे, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, यानी 4/2 गुणा 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 है ना, यहाँ कटेगा तो आपका 2/3 आ जाएगा। उसके बाद b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1 का मान आपका 2 और बटा में 3 है तो 3 लिख लेते हैं। उसके बाद c1/c2 निकाल लेते हैं। तो माइनस का 8 और माइनस का 12 है, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से 4 दूना 8 यानी कि 4 आ जाएगा, और 2 चौक 8 और 4 तिहाई 12, यानी 4 से कटेगा 3 आ जाएगा, यानी यहाँ 4/3 आ गया। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा मान हमारा बराबर है। देखिए a1 और a2, ये a1/a2 का मान 2/3 और b1/b2 का मान 2/3, यानी कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और नहीं बराबर है c1/c2, क्योंकि इसका मान 4/3 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलत किए हैं।
ये जो काटे हैं ये हमारा दो दो आएगा, 2 चौके 8 और 3 चौक 12, यानी ये आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, हालांकि तब भी बराबर नहीं है ये चीज़, आप उसके लिए मत तो करिएगा कहाँ बराबर है, तब भी हमारा बराबर नहीं है। 1 मिनट, तब तो हमारा बराबर हो जा रहा है, सही है, सॉरी यहाँ पर बराबर है ऐसा कहेंगे, यहाँ पर ये भी बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में जब तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल माना जाता है, अनंत हल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में सही गया है। अगर मैं कुछ थोड़ा सा अलग बोला हूँ तो आप उस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब तीनों बराबर होगा तो अनंत हल होता है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और यहाँ पर काटने पर बराबर आया भी है तीनों का मान, देखिए इसका मान यहाँ पर ये है, इसका मान ये है और इसका मान ये है, बराबर आया है तो अनंत हल होगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण 3x² - 4√3 = 0 का विविधकर है, यानी इसका विविधकर बताना है। तो विविधकर का सूत्र होता है D = b² - 4ac। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं x² + bx + c = 0 से। तो a बराबर आपका 3 मिल जाएगा और उसके बाद b बराबर आपका -4√3 मिलेगा, -4√3 मिलेगा और उसके बाद c बराबर आपका 4 मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग मान को रख लेते हैं, तो b का मान आपका मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों -4√3। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान आपका 3 मिलेगा और c का मान आपका 4 मिलेगा। यह हो जाएगा 4 चौका 16 गुणा 3, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, -4 3 12, 4 चौके 16, 16 3 48 आएगा, 48। तो यहाँ पर 16 3 48 -48 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 0 आ गया, तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में D = 0 यानी विविधकर बराबर 0 आ गया है, तो 0 वाला ऑप्शन का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको सर्वांतर पूछ रहा है, तो सर्वांतर पहले कैसे निकालते हैं इसको जान लीजिए। इसको A1 मानते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ऐसे जो भी दिया रहता है श्रेणी उसको मानते चले जाते हैं और अगले पद में से पिछला को घटाना रहता है। तो पहले वाले को प्रथम पद कहते हैं और इसको हम लोग A से लिखते हैं और सर्वांतर को हम लोग D से लिखते हैं। ठीक है, तो D कैसे निकाला जाता है, A2 - A1 करके, यानी कि अगले पद में से पिछला को घटा करके निकालते हैं। तो A2 का मान आपका 3 + √2 है और उसके बाद -A1 का मान आपका 3 है। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, आपका √2 आ जाएगा और यहाँ पर √2 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं सर्वांतर निकालने के लिए आपको समझ में आ गया होगा।
अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष, तो वाई अक्ष को ही ये विभाजित कर रहा है, यही इस प्रश्न में कह रहा है। तो जब विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर इसका जो निर्देशांक बनेगा वो आपका बनेगा, तो अब हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ से देखिएगा, तो ये जहाँ पर काटेगा वहाँ पर हमारा x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रेखाखंड जो है ये भी जो है वाई अक्ष को जहाँ पे काट रहा है वहाँ x बराबर 0 होता है। अब हम लोग इसका फार्मूला रख लेते हैं, x का अलग होता है, y का अलग होता है। तो x बराबर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा इसका m1 x2, उसके बाद प्लस में m2 x1, उसके बाद बटे में m1 प्लस m2, और यहाँ पर बराबर में 0 है तो 0 रख लेंगे। अब इस मान को हम लोग यहाँ से मान के रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ये वाला हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। अब इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 गुणे x2 का मान मेरे प्यारे बच्चों -1 है, प्लस m2 का मान कुछ नहीं है, निकालना है। उसके बाद गुणे में x1 का मान मेरे प्यारे बच्चों 5 है, यहाँ 5 रख लेते हैं, बटे m1 प्लस m2 है तो इसको मैं रख लेता हूँ, बराबर 0 है तो 0 लगाते हैं। ये हो जाएगा माइनस का m1 और प्लस का ये हो जाएगा 5m2 बटे में m1 प्लस m2, बराबर में 0 है तो 0। अब ये मैं तिरछा गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का m1 बराबर इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो प्लस का 5m2 बराबर में ये इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाते हैं, तो माइनस का m1 बराबर में ये इधर आएगा तो माइनस का m2 हो जाएगा, माइनस का 5m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा 1 छिपा हुआ है, आपको पता है। तो यहाँ से ये m1 यहाँ पर समझ लीजिए गुणा 1 छिपा है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 को इधर ले आता हूँ और m2 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर में 5/1। अब यहाँ से अगर अनुपात के रूप में मैं इसको निकालूंगा तो अनुपात बराबर हमारा हो जाएगा m1 अनुपात m2 इज इक्वल्स 5/1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन हल किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ग वाला। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। तो देखिए इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1/रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सिद्ध कर लेते हैं, पर हम लोग LHS लेकर हल करेंगे, RHS सिद्ध करके लाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से हल करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लेने पर आप चाहे तो RHS लेकर के LHS भी ला सकते हो, यानी कि जैसा आप लोग पॉसिबल समझो वैसा आप लोग इसको हल कर सकते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका हम लोग परमीकरण कर लेते हैं। तो परमीकरण हम लोग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और गुणे में परमीकरण करेंगे तो यहाँ पर जो हर में लिखा होता है उसका चिन्ह बदल करके परमीकरण किया जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का गुणा कराएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने परमीकरण कर दिया है इसका। अब मैं इसको जब हल करूँगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है गुणा होगा तो इसको मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ। बटे में आपका ये हो जाएगा, देखिए ये प्लस भी एक ब्रैकेट में, माइनस भी एक ब्रैकेट में लिखा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर रहेगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है इसका। लेकिन अब यहाँ पर इसका जो है देखिए इसका क्या लिखा जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला लिखा है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे और इसकी जगह पे ये केवल इतना लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसका वर्गमूल हो गया बटे में, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर चूँकि इसका वर्गमूल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा।
अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इसका भी वर्गमूल हो जाएगा, यानी इसके स्क्वायर से इसका भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये यहाँ पर आपका बचेगा। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और 1 अपन साइन थीटा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा के। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, यहाँ पर माइनस से ध्यान रखिएगा, माइनस और कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये हमारा कॉट थीटा के बराबर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने इसको भी लिख दिया। अब हमारा प्रूफ हो चुका है, यही हमको सिद्ध करके लाना था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे LHS इज इक्वल्स RHS, यानी कि हमारा जो है दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। तो इतना ही हमको इस सवाल में सिद्ध करना था। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल में कह रहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तखंड की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोणांतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक संगत वृत्तखंड बना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हमारा एक वृत्त है और यहाँ पे इसकी जीवा है, कोई जीवा पर ही 120 जीवा के द्वारा ही 120 अंश का कोण आंतरित होगा। तो यहाँ पर जीवा ये है और यहाँ पर 120 अंश का कोण मान लीजिए आंतरित हो रहा है, और इसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर कहा गया है, तो 14 मान लिया। केंद्र आपका O हो जाएगा, ऐसे बिंदु A इसको B मान सकते हैं। अब यही हमारा वृत्तखंड बन रहा है, इसी का क्षेत्रफल हमको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मान दिया गया उसको लिखेंगे। R बराबर आपका 14 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर आपका 120 अंश है, यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है हम लोग उसका फार्मूला लगाते हैं, और अब इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं। ये फार्मूला हमारा लिख गया है, इसमें हम लोग मान को रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसका गुणा भी अंदर कर सकता हूँ, आगे हमें कर सकता हूँ ज़रूरत के अनुसार। चलिए आगे हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, R का मान 14 है, तो 14 गुणे 14 यानी 14 का स्क्वायर। वही चीज़ 2 बार लिखो या एक बार गुणा करके लिख दो, बात एक ही है। उसके बाद ब्रैकेट में पाई का मान कुछ नहीं रखेंगे, गुणे थीटा का मान आपका 120 है, यहाँ पर 120 रख लेते हैं, बटे में 360 है, माइनस का 1/2 और साइन थीटा मतलब साइन 120 अंश यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका अंदर गुणा भी कर सकते हैं चाहें तो। 0 से 0 कट जाएगा, 12 यहाँ 36, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब अंदर हमारा गुणा करके लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 14 गुणे 14 और गुणे में पाई है, बटा में 3 है, 3 लिख दिया। इतना हो गया। और उसके बाद में माइनस का इसका भी गुणा इसमें कर लेंगे, 14 गुणे 14 गुणे 1/2 और साइन 120 अंश का मान आपका √3/2 होता है। यहाँ से हमने इसको भी रख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 22 पाई का मान भी रख सकते हैं चाहें तो चलिए हम रख लेते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। पहले 7 दूना 14 यानी यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 7 दूना 14 यानी कि यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। और यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो 14 गुणे 14 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, 7 लिख दिया, और बटा में 3 है तो 3 लिख दिया, माइनस का, और यहाँ आ जाएगा आपका 7 सते ये आपका 49, ये हो जाएगा आपका 7 सते 49 √3, और उसके बाद में बस इतना हो जाएगा। और यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 7 दूना 14 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब 22 दूना 44 यहाँ पर ये गुणा करके लिखेंगे, 22 दूना 44 14 गुणे 44 इसको लिखा जा सकता है, और उसके बाद बटा में 3 है, 3 माइनस का 49 √3 लिखा जा सकता है इसको। अब इसका मैं गुणा करता हूँ, तो यहाँ पर 44 गुणे 14 करेंगे तो 616 आएगा, यहाँ पर 616/3 माइनस का ये हो जाएगा 49 गुणे में √3 का मान रख लेते हैं, 1.732 होता है, लेकिन हम लोग इतना रख लेते हैं और इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मतलब इसका भाग कर लेते हैं, तो भाग करने पर आ जाएगा 205.33 और माइनस इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पे आएगा
ये गुणा करने पे यहाँ पर 49 का गुणा 1.73 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 84.77। ठीक है, और इसको अब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 120.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर पे देखते हैं इसका 4 वाला क्वेश्चन कैसे हल होगा। इसमें कह रहा है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। लाल रंग का एक बादशाह। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पार्ट पहला जो है इसका च का। आपको पता है कि कुल 52 पत्तों में कुल बादशाह कितना होता है। कुल बादशाह तो कुल 4 बादशाह होता है, यानी हर एक पत्ती का 4-4 जोड़ा होता है। तो यहाँ पर चूँकि जो है हमको लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता बताना है, तो हम लोग क्या करें। तो लाल रंग का बादशाह ये आपका 2 पत्ता होता है, तो अनुकूल परिणाम आपका जो बनेगा वो 2 बनेगा। ठीक है, ये आपका अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल परिणाम यानी कि जितना पत्ता होता है वो आपका कुल परिणाम हो जाएगा। तो कुल 52 पत्ता होता है, तो 52 हमारा कुल परिणाम हो गया। अब प्रायिकता हम लोग निकालेंगे लाल रंग का बादशाह होने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं प्रायिकता इज इक्वल्स कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम आपका 52 हो जाएगा। इसको काटेंगे 26 दूना 52 यानी कि 1/26। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता एक फेस कार्ड निकालना है। तो हम लोग इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको भी समझ लीजिएगा। आपको पता है कि कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है। कुल तस्वीर वाला पत्ता यानी कि कुल तस्वीर वाला पत्ता 52 पत्तों में 12 पत्ता इतना होता है तस्वीर वाला, जो कि उसमें फेस कार्ड मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, प्रायिकता इज इक्वल्स अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 12 और कुल परिणाम आपका 52 है। अब इसको हम लोग काट पीट करेंगे। 6 दूना 12, 2 से कटेगा, और 26 दूना 52 यानी 26 से कटेगा। फिर काटेंगे 3 दूना 6 यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, और 13 दूना 26 यानी कि यहाँ पे 13 आएगा। तो यहाँ पर 3/13 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पार्ट भी हल हो चुका है। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन पूरा हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दूसरे का देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक चित्र बनाते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त। तो हम लोग क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर इसकी त्रिज्या 2.5 कह रहा है, तो यहाँ पर त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर हमने कर लिया। अब उसमें कह रहा है एक लंबी जीवा PQ है, तो यहाँ पर एक जीवा भी हमको बनाना पड़ेगा। ये हमारा PQ एक जीवा हो गया इसका। ठीक है, और स्पर्श रेखाएं P और Q पर स्पर्श रेखाएं एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये जाकर के एक बिंदु T पर जो है स्पर्श रेखा है यहाँ पर T से, और ये दोनों है P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको भी ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर भी कुछ हम लोग मान लेते हैं, ये केंद्र हो जाएगा हमारा, और उसके बाद यहाँ पर हम बिंदु R मान लेते हैं इस तरह से। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। TP की लंबाई हमको बताना है, तो TP हमारा कहाँ यही है, इसकी लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, PQ बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर है, इसको भी मैंने लिख लिया, और TP बराबर हमको निकालना है, इसको भी हमने लिख लिया। हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ORP में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में PR का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा OP का मान 2.5 का स्क्वायर, यहाँ पर चित्र में आप लोग मान देखिएगा जो दिया गया है, और उसके बाद में OR का मान आपको निकालना है, तो इसको रहने दीजिए। तो R का स्क्वायर और प्लस PR का मान आपका दे रखा है,
पी आर का मान भी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर पी आर हमारा कहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हम लोग इसको भी रख लेते हैं, चूँकि ये पूरा जीवा पूरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका आधा जो है 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा हमको लेना है, क्योंकि हम लोग यही त्रिभुज ले रखे हैं ओ आर पी में यही वाला ले रखे हैं। तो इसका आधा पूरा 4 है तो आधा 2 होगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 25% 625 यानी कि 6.25 हो जाएगा, बराबर ओ आर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तो ओ आर बराबर या ओ आर का स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6.25 माइनस में 4 हो जाएगा। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स इस 6.25 में से 4 घटा दीजिएगा तो यह आ जाएगा 2.25, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ओ आर इज इक्वल्स इधर से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, तो 2.25 का वर्गमूल लिया जाएगा। तो इसका वर्गमूल ओ आर का वर्गमूल जो आएगा वो आपका 1.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा 2.25 का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक तो आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर टीपी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर पहला त्रिभुज लेंगे ओ पी आर और त्रिभुज ओ पी टी में दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग त्रिभुज ओ पी टी समरूप और त्रिभुज ओ पी आर को दिखाएंगे, या ओ आर पी एक ही बात है, ओ पी आर या ओ आर पी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो आपको पता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं क्या क्या होंगी, टी पी आर और बराबर में इधर आपका हो जाएगा ओ पी अपन ओ आर, यानी टी पी अपन पी आर, टी पी यहाँ पर देख सकते हैं, टी पी अपन और यहाँ पर पी आर, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, बराबर ओ पी बटे ओ आर। तो ओ पी ये हो जाएगा ओ पी बटे ओ आर, यानी कि ये भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो गया, क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे हम लोग मान को रख लेते हैं। तो चलिए मान को हम लोग रख लेते हैं। तो टी पी अपान पी आर का मान आपका 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर का मान हम लोग 2 रख लेते हैं, बराबर में इस तरफ ओ पी का मान रख लेते हैं। तो ओ पी का मान 2.5 आया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ पी का मान 2.5 है, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद बटे ओ आर का मान 1.5 आया है, तो 1.5 यहाँ रख लिए, दशमलव बराबर अंक पे है, हटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो टी पी इज इक्वल्स 25/15 और ये इधर बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी पी इज इक्वल्स 25 दूना 50/15, ठीक है। अब यहाँ से इसको भाग करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3.33, ये इतना इसका मान निकल के आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा टीपी की लंबाई, ठीक है। इस तरह से आप लोग यह क्वेश्चन हल कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का वाला। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्र में डी समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपान ई एफ ई बराबर बी अपान ए सी। आइए हम लोग इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, अब हम इसको हल करके आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस तरह का जब भी सवाल है तो आपको जो चीज़ दिया है उसको लिखिए, जो सिद्ध करना है उसको लिखिए, ठीक है। ये सारा चीज़ें इसमें होता है कि लिखना पड़ता है, या डायरेक्ट आप यही चीज़ें लिख सकते हैं, सिद्ध करना यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा अच्छा लिखते हैं तो नंबर कहीं कटने का चांस नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चित्र में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी दिया है चित्र में, यह आपका दिया है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दिया है डी समांतर ए सी है, और आपका कौन सा समांतर है, डी एफ समांतर
डी एफ समांतर ए ई है। यहाँ से हमने इसको भी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों? सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ए सी। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। यही चीज़ इसमें दे भी रखा है, देख लीजिए। अब हम लोग जब सिद्ध करना शुरू करते हैं तो उपपत्ति में सबसे पहले अपना तर्क देते हैं। तो उपपत्ति में हम लोग को क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? हम लोग जो है सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ये हम लोग ए बी सी लिए हैं, ए बी सी में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डी समांतर है, डी समांतर ए सी है, इसको हम लोग दिखा लेते हैं। डी समांतर ए सी हम लोगों ने दिखा लिया है। अब कहाँ है डी समांतर ए सी? अब आपको पता है जब कहीं पर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये हमारा थेल्स प्रमेय कहता है। तो यहाँ पर संगत भुजा बी ई बटे ई सी हो जाएगा और उसके बाद बराबर में आपका बी डी बटे डी ए हो जाएगा, बी डी बटे डी ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी और उसके बाद बराबर में बी डी बटे डी ए, बी डी यहाँ से आपका है बी डी बटे डी ए, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और यहाँ पर कैसे हम लोग लगाएं? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। उसके बाद अब हम लोग जो है दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी, जो दूसरा समरूप है, समांतर है, उसको लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, इसमें जो है हमारा जो समरूप है, समांतर है, उसको पहले दिखाते हैं। इसमें हमारा डी एफ समांतर है इसके ए ई के, तो हमने यहाँ पर इसको भी समांतर दिखा लिया है। और जब समांतर दिखा दिया तो इसमें भी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हमारा देख लीजिए ए बी ई, ये वाला त्रिभुज लिए हैं और इसमें हमारा जो है समांतर है डी एफ, यानी कि डी एफ समांतर है किसके? ए ई के। ये भुजा समांतर है इस भुजा के, तो इसमें भी वही संगत भुजा बराबर हो जाएगा। तो संगत भुजा इसमें है बी एफ बटे एफ ई और उसके बाद बराबर में इस तरफ आ जाएगा बी डी बटे डी ए हो जाएगा। ये हमारा ये हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2 और ये हमारा जो है ये भी थेल्स प्रमेय से ये चीज़ हमने लिखा है, थेल्स प्रमेय से, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई यानी कि इतना बटे इतना बराबर बी डी बटे डी ए, यानी कि बी डी बटे डी ए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो एक पक्ष बराबर है, समीकरण 1 व 2 से। तो जब किसी भी समीकरण के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष बराबर माना जाता है। देखिए ये पक्ष आपका बराबर है तो ये पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई इज इक्वल्स में ये हो जाएगा बी बटे ए सी के, बी बटे ए सी के। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ए सी, तो यही चीज़ हमारा सिद्ध होके आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो प्रूव्ड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही हमको सिद्ध करना था। आशा करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल हमारा है दूसरे का गा। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है प्रथम 9 पदों का योग। तो आपको पता है कि प्रथम पद को मैं ए से लिखता हूँ और सर्वांतर को डी से लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका S9 बराबर 9 दिया गया है, ठीक है। 81 दिया गया है। यहाँ पर 9 पदों का योग 81 दिया है, यानी कि पदों के योग वाले को हम लोग SN का फार्मूला जो लगाते हैं वही होता है, उसी के बराबर दिया गया है। और उसके बाद S17 बराबर आपका जो है 289 दिया है, यानी कि S17 इज इक्वल 289 है। यहाँ पर हमने इसको भी लिख लिया। अब हमको प्रथम पद
ए और सर्वांतर डी, यही फाइंड आउट करना, यही बताना है इस सवाल में। तो हम लोग आसानी से इस चीज़ को हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम आपको ज्ञात करके बता देते हैं। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा होता है पदों का योग SN बराबर होता है n/2 और उसके बाद में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले हमें हम लोग मान रख करके इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग इसमें मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर n की जगह पे 9 रखा है, तो 9 रखेंगे, जहाँ n है वहाँ 9 रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं एक एक करके हल करता जाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों, तो काफ़ी वो जो है हमारा लंबा सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा a प्लस का 4d इज इक्वल्स 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बना लेता हूँ समीकरण 2। और इसी प्रकार इसको भी इसी फार्मूले में रख करके जब मैं इसको भी सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, समीकरण 2 वाला जो फॉर्मेट बनेगा वो हमारा बन जाएगा a प्लस 8d बराबर में इस तरफ हमारा 17 आ जाएगा। इसको मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ। ठीक है, इसी फार्मूले पे रख करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखिए समान चिन्ह है तो घटा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग घटाएंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, तो a प्लस 8d बराबर में 17 है और यहाँ पर a प्लस 4d इज इक्वल्स में 9 है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है आपका, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस, ये आपका कट जाएगा। 8d में कि 4d जाएगा, 4d बचेगा, बराबर 17 में से 9 जाएगा, आपका 8 बचेगा। तो यहाँ पर d बराबर आपका 8/4 होगा, कट जाएगा। तो d बराबर 4 गुना 8 यानी d का मान 2 आ गया। सर्वांतर आपका निकल गया है। अब प्रथम पद निकालना है, तो इस मान को आप किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पर रख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखेंगे समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर 9 है। तो यहाँ पर a प्लस 4 गुणे d का मान 2 है बराबर 9, तो a प्लस 4 गुना 8 बराबर 9, तो a बराबर 9 माइनस 8, तो a बराबर 1 आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ से आ चुका है। इस तरह से ये वाला सवाल हल होगा मेरे प्यारे बच्चों। हमने यहाँ पर कुछ थोड़ा शॉर्ट में हल कर दिया है, तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानना, नाराज़ मत होना। आप लोग भी कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा करके आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल, इसमें करा द्विघात बहुपद x² माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसके शून्य निकाल लेते हैं और ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो पहले ज्ञात करेंगे तभी जांच हो पाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है x² माइनस का 5, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x² माइनस 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ये हमारा लिखा है a² माइनस b² का फार्मूला लिखा है, तो यानी कि a ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी x प्लस √5 एक ब्रैकेट में और उसके बाद x माइनस √5 एक ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाएगा। अब शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। x प्लस √5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √5 आ जाएगा, ये हमारा पहला शून्य हो जाएगा। और दूसरा x माइनस √5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का √5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक शून्य ये हो गया, एक शून्य का आपका ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला माइनस b बट्टा ये होता है। तो वो हम लोग रखें या ना रखें फार्मूले की बात अलग है, हालांकि अभी हम लोग उसको जांच कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, योगफल निकालेंगे तो इसका योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 और प्लस माइनस का √5, एक हमारा माइनस का है, तो ये आ जाएगा √5
प्लस माइनस माइनस √5 ये आ जाएगा। यहाँ पर पूरा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकता हूँ। अब इसका जो फार्मूला होता है तो फार्मूला होता है माइनस इसका फार्मूला माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर x का गुणांक जो है देखिए, x का गुणांक 0 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है यहाँ पर, यानी इसके जगह पे ये लिखा है और इसकी जगह पे ये लिखा है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी कि x स्क्वायर के गुणांक में ये जो समीकरण है x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ गुणांक में 1 छिपा है तो 1 हमारा प्राप्त हुआ। और उसके बाद x का गुणांक यानी इसमें x वाला पद है नहीं, x वाला पद जो है नहीं तो उसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ हमारा यहाँ 0 आ रहा है। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का तो अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बस हमारा उसके बाद जांच हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे हम लोग, √5 माइनस का √5, तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसका फार्मूला होता है अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद देखिए, अचर पद की जगह -5 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो अचर पद यही 5 है, -5 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो हमारा सही चीज़ सत्य हो चुका, मतलब जांच हो चुका है। तो यहाँ से हम लोगों ने जांच किया है, जांच यहाँ से हेडिंग करके। ठीक है, इस तरह से ये वाला सवाल आपको हल करना था। हालांकि ये आप और भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं अंगा वाले में। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं। यहाँ पर हल लिखते हैं वर्ग अंतराल, और उसके बाद मध्यमान निकालना होता है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बारंबारता आपका दिया रहता है, बारंबारता। और उसके बाद यहाँ पर f और x का गुणा करना होता है। मध्यमान को x से लिखते हैं, बारंबारता को f से लिखते हैं। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल आपका 45 से 55 दिया गया है ये, और उसके बाद 55 से 65 दिया गया है, और उसके बाद 65 से 75 दिया गया है, और उसके बाद 75 से 85 दिया गया है, और उसके बाद 85 से 95 दिया गया है। यहाँ पर मध्यमान में आपका देखिए क्या क्या है। मध्यमान में कैसे निकाला जाता है उसको भी बताता हूँ। पहले बारंबारता भी नोट कर लीजिए। तो ये आपका 3 है, 10 है, 11 है और 8 है, और यहाँ पर 3 है। इसको भी हमने लिख लिया है। हम लोग मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिए, जो आएगा वही लिखा जाता है। तो इसको दोनों को जोड़ करके भाग करेंगे 100 आएगा, 100 में 2 से भाग करेंगे 50 आएगा। फिर यही चीज़ ऐसा भी यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पर 60 आएगा, यहाँ 70 आएगा, यहाँ पर 80 आएगा, यहाँ पर 90 आएगा। अब हमको f और x का गुणा करना है। तो अब ये x का अगर हम गुणा करते हैं तो 25 यहाँ है 150, यानी यहाँ पर 150 आ जाएगा। और इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका 770 हो जाएगा। यहाँ पे भी गुणा करेंगे 8 64 यानी कि आपका 640 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे 9 27 यानी 270 आ जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा f इज इक्वल्स, इसको जोड़ के निकालेंगे तो 35 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सिग्मा f(x) बराबर इसको जोड़ के निकालेंगे तो 2430 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान का फार्मूला होता है x बार बराबर, मध्यमान नहीं माध्य निकालना है तो माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f होता है। अब इसमें हम लोग मान को रखते हैं। तो सिग्मा f(x) का मान 2430 है। उसके बाद बटे में आपका सिग्मा f का मान आपका 35 है। यहाँ पर इसको हम लोग भाग कर लेते हैं। भाग करने पे हमारा जो आएगा 69.42 यही आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंगा वाला हल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर सकते हैं आप लोग। इस सवाल में कह रहा है निम्नलिखित सारणी, ये दूसरे का अच्छा है। निम्नलिखित सारणी किसी अंतराल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करिए। तो हमको इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम चाहें तो सब इसी सारणी से काम चला सकते हैं और इसी सारणी से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक बारंबारता हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमको पहले बहुलक निकालना है, तो सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे। सबसे अधिक बारंबारता, ठीक है। तो सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 23 है, 23 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या होगा, उसके ऊपर वाला कॉलम बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग 35 से 45, 35 से 45 ये हमारा हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब बहुलक का फार्मूला हम लोग लगाते हैं। बहुलक बराबर L1 प्लस, उसके बाद F1 माइनस F0, उसके बाद बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये होता है, और गुणे में यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H भी मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूरा मान पहले कैसे निकालना है इसको आप लोग समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो हमारा 23 बहुलक वर्ग है, इसको हम लोग इस कॉलम को हम लोग ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो संख्या है दोनों, इसको हम L1 और इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 23 है इसको हम F1 मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके इधर जो है इसको हम F0 मान लेते हैं और इधर इसको हम F2 मान लेते हैं। और उसके बाद H का मान कैसे पता होगा, तो H का मान जो है हमारा इनमें जितने का अंतर है, जैसे 5 से 15, 15 से 25, तो यानी कि यहाँ पर 10 का अंतर है, तो हमारा H का मान जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम H का मान भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इस मान को हम लोग इसमें उठा के फार्मूले में रख लेते हैं। तो L1 का मान आपका देखिए, L1 का मान L2 भी है, तो L2 का हमको कोई मतलब नहीं है। L1 का मान 35 दिया है, 35, उसके बाद प्लस F1 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, F1 का मान 23 है, यहाँ पर 23 माइनस F0 का मान कितना है, 21 है, 21 बटे में 2 गुणे F1 का मान कितना है, F1 का मान 23 है, 23 ही रख लिया मैंने। F0 का मान कितना है, F1 का मान 23 है और F0 का मान 21 है, माइनस F2 का मान कितना है, 14 है, यहाँ पर 14 रख लिया, और गुणे में H का मान आपका 10 है, यहाँ पर 10 रख लिया। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 35 प्लस में 23 में से 21 जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, बटे में 23 गुना यहाँ पर 46, माइनस का 21 माइनस का 14, ये आपका माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35, और उसके बाद यहाँ पर गुणे में आपका 10 है तो 10 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे तक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 35 प्लस का 2 बटे 46 में से 35 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा, 11, और गुणे में 10 है तो 10, उसके बाद 35 प्लस का 10 दूना 20, 20 बटा 11 हो जाएगा। अब इसका अगर हम भाग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 35 प्लस 20 में 11 से भाग करेंगे तो 1.81 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 35 1 36, 36.81 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बहुलक जो है निकल चुका है। अब हम लोग माध्यक निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिएगा कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। हम लोगों ने बहुलक तो निकाल लिया कि बहुलक ऐसे निकाला जाता है, लेकिन अब माध्यक भी निकालना है, तो आइए हम लोग माध्यक भी निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पहले वर्ग अंतराल लिखना है, वर्ग अंतराल, और उसके बाद बारंबारता, और उसके बाद ये इधर आपका संचयी बारंबारता, ठीक। अब हमारा इधर हो जाएगा, देखिए मान यही दिया है जो मैं यही नोट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमारा 5 से 15 है, और यहाँ पर हमारा 15 से 25 है, और यहाँ पर हमारा 25 से 35 है, और इस तरफ हमारा 35 से 45 है,
और इस तरफ हमारा 45 से 55 है और 55 से हमारा 65 है, ये दिया है। बारंबारता हमारा जो है 6, 11, 21, 23, 14 और उसके बाद 5 दिया गया है। 6, 11, 21, 23, 14 और 5 दिया गया है। अब यहाँ पर हमको इसका संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है माध्यक निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर पहले 6 लिखेंगे, फिर अगला जब लिखेंगे तो इसको जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, 11 और 6 17। फिर अगला इसको जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। फिर अगला इसको जोड़ के लिखेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे तो 61 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ के लिखेंगे तो 61 और फिर ये 75 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ के लिखेंगे 80 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका योग निकालेंगे। तो योग निकालेंगे तो n बराबर लिखेंगे, तो n बराबर ये हमारा पूरा 80 आएगा। और उसके बाद इसका n/2 करेंगे, n/2 करेंगे यानी कि n/2 निकालना होता है। तो 80/2 यानी कि यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब 40 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम 40 देखेंगे कि हमारा किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत हमारा मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 हमारा, चूँकि यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि 40 संचयी बारंबारता 61 के अंतर्गत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 61 वाले कॉलम को ऐसे घेर देंगे। ठीक है, इसको घेर देंगे और उसके बाद इसको L1 और इसको L2 मान लेंगे। ठीक है, और इसको F मान लेंगे और इसके ठीक ऊपर जो है हम CF मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, H को निकाल लेते हैं, यानी कि कितने का अंतर है। तो यहाँ पर 10 का अंतर है, यानी कि 5 से 15, 15 से 25, इनमें अंतर कितने का, 10 का अंतर है। H का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक का फार्मूला होता है आपका L1 प्लस का n/2 माइनस का CF बट्टा में F गुणे में H। L1 का मान आपका 35 है, प्लस n/2 कितना आया है, n/2 आपका 40 आया है। तो 40 माइनस CF का मान कितना, 38 आया है, बटे में F का मान कितना आया है, F का मान मेरे प्यारे बच्चों 23 है। 23 गुणे में H का मान आपका 10 है, यहाँ पर 10 लिख लिया। अब ये हमारा सॉल्व करेंगे, 35 प्लस 40 में से 38 घटाएंगे 2 आएगा, बटे में 23 गुणे में 10 है, 10 लिखा जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस का 10 दूना 20, 20/23। यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस, इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसका भाग करूँगा तो ये हमारा आएगा 0.87। ठीक है, 20 में भाग करेंगे 23 से और इसको जोड़ेंगे टोटल, तो ये हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 35.87। ये इसका आंसर हो जाएगा, माध्यक का आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर आपको माध्यक और बहुलक दोनों निकालना सिखा दिया है। इसी तरीके से आप लोग माध्यक और बहुलक निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब हम लोग जो है तीसरा सवाल यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। चलिए, तीसरा सवाल हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें तीसरा सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं दो संख्या जो है, संख्या का दहाई अंक x है और इकाई अंक y मान लेते हैं। इकाई अंक बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा संख्या होगा वो संख्या क्या मिलेगा, हमारा 10x प्लस का y मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 शर्त बनना है। पहला शर्त में क्या कह रहा है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यानी संख्या को अगर उलट दिया जाए तो उसका योग 88 हो जाता है। यानी कि 10x प्लस y और प्लस 10y प्लस x, यानी कि उलट करके इसको जोड़ने पर
ये पहले 10x प्लस वाई था, अब 10y प्लस x है। इसको उलट करके जोड़ने पर इसका योग 88 मिलता है हमको। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ये 10x और 11x हो जाएगा, प्लस का 11y हो जाएगा बराबर 88। यहाँ से 11 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स 88 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स 88 बटा आपका 11 आ जाएगा, 11 8 88 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स 8 आ गया। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा शर्त भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरे शर्त में कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर जो है 4 है। तो यहाँ पर अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 4। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब समीकरण 1 और 2 को मैं क्या कर लेता हूँ, हल कर लेता हूँ समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स 8 है और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स 4 है। ये हमारा कट जाएगा, 2x बराबर 8 4 12 आ जाएगा। तो x बराबर 12 बटे यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर आपका 6 दूना 12 यानी 6 आ जाएगा। x का मान 6 आ गया। अब x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख के y का निकाल लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स 8 है। तो x का मान आपका 6 प्लस का y बराबर 8। तो y इज इक्वल्स 8 माइनस 6, तो y इज इक्वल्स 2 आ जाएगा। x का मान, y का मान आपका 2 आ चुका है। अब हम लोग संख्या निकालेंगे। तो संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोग इस जो मान को प्राप्त किए हैं उसी में रख लेते हैं। तो संख्या हमारा यही था, 10 गुणे x का मान 6 आया है प्लस y का मान 2 आया है। तो यहाँ पर हमारा 10 छक्का 16 और 2 18 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको इसका हल समझ में आ चुका होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग गलत किए हैं। 10 छक्का 60 और 2 62 होगा, ये 62 आएगा, 18 नहीं होगा। हम लोग इसको जो है सॉरी जोड़ कर दिए थे, गलत हो गया था। 10 छक्का 60 और प्लस 2 62 होगा, ये 62 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई दुगुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल बड़ा इजी है, आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आयताकार मैदान ऐसे बना लेते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। अब इसमें कह रहा है मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 9 अधिक है। तो मान लिया जाए कि इसकी चौड़ाई x है और लंबाई जो है इसके दुगुने से 9 अधिक है। तो यहाँ पर 9 हमने जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना मैदान की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर लिख लिया। तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई इज इक्वल्स, अब लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 9 अधिक है, तो x में 2 से गुणा किया गया, दुगुना हो गया, और 9 अधिक है तो 9 इसमें जोड़ दिया गया। अब उसके बाद इसका क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर मैदान आयताकार है, तो आयत का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल इज इक्वल्स लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं। क्षेत्रफल आपका है 810 बराबर लंबाई आपका 2x प्लस 9 और गुणे में चौड़ाई आपका x है। तो 810 बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 9x। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 810 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरी बात समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो बाह्य पदों का गुणा 810 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आपका 1620 हो जाएगा। अब इसको हमको ऐसे सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाले के बराबर आए, गुणा करने पर इतना आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर
उसके बाद में प्लस का 45x और माइनस का 36x। 45 में से 36 घटाएंगे 9 आ जाएगा, गुणा करेंगे आपका इतना आ जाएगा। माइनस का 810 है, 810 लिखेंगे और इसके बराबर 0। समीकरण बन गया तो उसके बराबर अब आपको 0 लगाना है। तो यहाँ से अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या कॉमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर 2x और प्लस का 45 बचेगा। और यहाँ से माइनस का 18 कॉमन ले लेते हैं तो 18 दूना 36 यानी 2x और प्लस का 45 यहाँ बच जाएगा बराबर 0। उसके बाद x माइनस 18 हमारा एक ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा और इन दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 45 का, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0 लगा के हल करेंगे तो x बराबर प्लस का 18 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 45 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 45, x बराबर माइनस का 45 बटा 2। तो माइनस वाला संख्या हमारा अमान्य हो जाएगा, ये हमारा अमान्य होता है, माइनस की संख्या अमान्य होती है और ये हमारा प्लस का संख्या मान्य होता है। तो ये हमारा चौड़ाई हो गया। चौड़ाई हमने x माना था, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमको लंबाई निकालना है तो लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। लंबाई हमारा 2x प्लस का 9 था तो यहाँ पर 2 गुणे x का मान आपका 18 आया है, प्लस का 9 है तो 9, 18 दूना 36, 36 प्लस 9, यहाँ पर आपका 36 प्लस 9 यानी कि बराबर आपका मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 45। यही इसका आंसर हो जाएगा लंबाई का, ये आपका लंबाई हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला सवाल हल हो चुका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा में देखिए क्या कहा गया है। एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 अंश मीनार 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। आइए हम लोग इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो हम लोग पहले इसका चित्र बनाते हैं। एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार है, तो यहाँ पर ये कोई एक मीनार है, ठीक है, और ये समतल ज़मीन पर इसी ज़मीन पर खड़ी हुई है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस छाया उसकी स्थिति से 30 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ से इसकी छाया जो है मान लिया जाए यहाँ से 30 मीटर, ये यहाँ से 30 मीटर तक जा रही है, तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद 30 मीटर हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि पहले 60 अंश रहता है और उसके बाद घट करके ये आपका 30 अंश हो जाता है, ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ पर एक समकोण बन जाएगा 90 अंश का, ठीक। तो इतना दूरी हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा x के रूप में और इसको निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। ऊंचाई हमको निकालना है, h मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पर p नाम दे देते हैं, यहाँ पर q दे देते हैं, यहाँ पर s या r कुछ भी दे सकते हैं हम लोग नाम, यहाँ पे भी r मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज PQR में हम लोग लगाते हैं tan थीटा, क्योंकि जब लंब आधार का संबंध बनता है तो हम लोग tan थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में PQR में अगर देखेंगे तो यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार फार्मूला होता है, और थीटा के जगह पे कोण 60 अंश बन रहा है, और लंब का आपका मान h है और आधार आपका जो है x है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब tan 60 अंश का मान रख लेते हैं तो √3 हो जाएगा बराबर h बटा x। x बराबर यह हो जाएगा h अपान √3, यानी इसको यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ ले आएँ, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग जो है दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज PQS में। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज PQS में। इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, tan थीटा, यानी कि यहाँ पर भी लंब आधार का संबंध है तो लंब बटे आधार। तो tan थीटा के जगह पे इस तरफ मैं लिख लेता हूँ ताकि सवाल हमारा इधर हल हो जाए। तो tan
30 अंश हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो है कोण 30 अंश बन रहा है बड़े वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पर 30 अंश बराबर में आपका लंब बटे आधार, तो लंब आपका जो है h है और आधार आपका x प्लस 30 बनेगा। यहाँ पर हमने रख लिया मान मेरे प्यारे बच्चों। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है बराबर h बटा x प्लस 30 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लेंगे तो x प्लस 30 बराबर ये हो जाएगा h इंटू √3, ये हमारा इस तरफ हो जाएगा। अब हम लोग x का मान जो है समीकरण 1 से यहाँ पे ला के रख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो ठीक है x का मान रख लेते हैं। x का मान हमारा निकल के आया है क्या, h/√3। तो यहाँ पर रख लेते हैं h/√3 प्लस का 30 बराबर h√3 है, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर कर लेते हैं, तो इधर हमारा 30 रहेगा बराबर, और इसको इस तरफ लाएंगे तो h√3 माइनस का ये हो जाएगा h/√3, क्योंकि इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 30 इक्वल्स ये हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, या चाहे इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो बटा 1 करके लासा लेकर के, ये हो जाएगा √3 आपका लासा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद √3 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3h माइनस का √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल आपका h/√3 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर √3 कट जाएगा, h आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 30 इक्वल्स 3h में से एक h जाएगा 2h/√3 है, √3 लिखा जाएगा। उसके बाद तिरछा गुणा कर लेते हैं हम लोग इसका, तो 2h इक्वल्स ये हो जाएगा 30√3, ये हमारा हो जाएगा। तो h इक्वल्स 30√3 अपान यहाँ पर 2 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो h बराबर 15 गुणे √3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग h बराबर 15 गुणे √3 का मान 1.732 जो भी होता है रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 का गुणा कर लेंगे 1.732 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 25.98, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, यही ऊंचाई हमको निकालना था, हमारा ऊंचाई निकल चुका है। चलिए हमारा चौथा का अथवा वाला सवाल है, आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके बराबर इसको हल करना है। sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर बटा sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पर LHS लेके हम लोग RHS सिद्ध कर लेते हैं। LHS लेने पर, ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो RHS लेके LHS भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर है sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 और बटा में sin थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 यहाँ पे भी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करेंगे। यहाँ पर पूरे में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर। ठीक है, तो भाग कर लेते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, हाँ, और उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 बटे कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। फिर बटे में क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा यहाँ पर है। 1 मिनट, कॉस से थीटा यहाँ पर रहेगा, सॉरी, भाग हम लोग कॉस थीटा से कर रहे हैं। उसके बाद माइनस 1 बटे कॉस थीटा, सब में हमने कॉस थीटा से भाग कर दिया, ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटे कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, ये हमारा सेक थीटा के फार्मूला बन जाएगा। बटे में यहाँ पे भी tan थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 माइनस 1 बटे कॉस थीटा, ये हमारा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए
टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा एक इकट्ठा कर लेते हैं। और ये 1 की जगह पे आपको पता है मैं इसके जगह पे फार्मूला लिख सकता हूँ। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ, आपको फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पे मैं यही लिखूँगा। क्या लिखूँगा मेरे प्यारे बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद बटे में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस 1 है, प्लस 1 यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, ये हमारा फार्मूला लिखा है सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद पूरे बटे में आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा कॉमन हो रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बात एक ही है ना। तो इसको मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो हमारा कॉमन लेने पर क्या बचेगा? यहाँ पर हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो अंदर बचेगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और बटे में आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा